जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों आप सभी को आज हम बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी गांव हो, कोई सी भी पंचायत हो, हर जगह मतलब ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। अब आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर आप सभी को चुनाव लड़ने से पहले ये 8 नियम जो हैं ये देख लेने हैं। इसके अलावा जो अन्य नियम हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अब जो है सरपंच, उप सरपंच, मेंबर, वार्ड मेंबर मतलब इनके चुनाव होंगे। तो उनमें खड़े होने से पहले आपको बिल्कुल 100 बार सोचना पड़ेगा, सरपंच अगर आप उम्मीदवार हैं तो। और इसके लिए कितनी उम्र चाहिए, उम्र की गणना कैसे की जाती है, इसके अलावा जो अन्य नियम हैं उनको भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो आप सभी साथियों को वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी साथी लोग हमसे जुड़ेंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई खबर, नई अपडेट आएगी, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, आप सभी को रोज़ाना सूचित कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो घंटी का जो बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में ज़रूर रखें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि साथियों आपको प्रश्न नियम के बारे में बता दें, आपको जिस ग्राम पंचायत से मतलब प्रधानी सरपंच चुनाव लड़ना है उस गांव के मतदाता सूची में आपका नाम अनिवार्य है, नहीं तो आपका चुनाव में उम्मीदवारी नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आपका ग्राम पंचायत है ना, उसकी जो मतदाता सूची होती है, एक तो उसमें आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर नाम नहीं है तो आप मतलब यहाँ पर चुनाव के उम्मीदवार नहीं मतलब उम्मीदवारी नहीं कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि बीडीसी के लिए कोई भी व्यक्ति विकास खंड को किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी ग्राम पंचायत का मूल निवासी हो। किंतु जिस बीडीसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना है उस क्षेत्र का एक प्रस्तावक का नाम संबंधित बीडीसी क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। ये भी एक नियम है। जिला पंचायत सदस्य के लिए कोई भी व्यक्ति जिले की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, किंतु इनके लिए भी प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। सभी प्रत्याशियों को शपथ पत्र भरना होता है जिसमें संपत्ति का विवरण, न्यायालय में होने वाले वाद या फिर मुकदमों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होता है। यही न्यायालय या उम्मीदवार के खिलाफ कोई मुकदमा हो तो उसका भी विवरण शपथ पत्र में देना अनिवार्य है। इसके साथ ही निचली अदालत में सजा याफ्त यानी सजा काटने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उस व्यक्ति की अपील ऊपरी अदालत में लंबित है तो वह चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों पर मतलब जो प्रत्याशी हैं उन पर पंचायतों के किसी भी प्रकार के टैक्स का बकाया नहीं होना चाहिए। इसके लिए ब्लॉक से बना यानी अंधेता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तावक के हकशास्त्र फर्जी पाए जाने पर या प्रस्तावक के मुकर जाने पर आपका नामांकन निरस्त हो जाएगा। शपथ पत्र में दी गई कोई भी सूचना प्रमाणता गलत पाई जाने पर नामांकन निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पर सरपंच और पंच से लेकर और बड़े नियम हैं जो देख सकते हैं। पंच सरपंच की चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम जो उम्र है वो कितनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र के बारे में अगर हम बात करें तो यानी पंच और सरपंच के पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम जो उम्र की गणना है वो किस तारीख से की जाती है, तो न्यूनतम जो उम्र है उसकी गणना नाम निर्देशित जो नाम निर्देशन है उसकी समीक्षा के दिवस को जावेगी। साथ में पंच सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु शैक्षणिक योग्यता का क्या चाहिए, तो पंच पद के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है और सरपंच पद हेतु 8वीं पास होना जरूरी है तथा अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं पास होना जरूरी है। पंचायत चुनाव में पंच या फिर सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधित क्या प्रावधान है,
क्या मृत संतान को भी गणना होगी? जैसा कि पंच सरपंच हेतु चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। गोद में दी गई संतान जैविक माता पिता की संतान की संख्या में गिनी जाएगी। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है जो जीवित 2 संतान है उससे अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, और कोई गोद लिया गया हो तो वो संतान की संख्या मतलब यहाँ पर वो भी गिनी जाएगी। किसी भी मतदाता का एक वार्ड में मतदाता के रूप में नाम है तो क्या वह सरपंच चुनाव लड़ सकता है? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है कोई भी व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत के किसी एक वार्ड की मतदाता सूची में नाम है और वह पंचायत के सरपंच पद का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर कि पंच को चुनाव हेतु क्या उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है? नहीं, उसका ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में मतदाता सूची के नाम होना मतलब जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है? नहीं, सरपंच अपना मतलब जो इलेक्शन एजेंट है वो नियुक्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरपंच का उम्मीदवार कितने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है? तो सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक मतदाता केंद्र के लिए पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होना जरूरी है? तो सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंच या सरपंच चुनाव के लिए खर्च की क्या सीमा है? तो पंच पद के चुनाव के लिए खर्च सीमा नहीं है। सरपंच पद हेतु निर्वाचन व्यय सीमा 20,000 रुपये है। पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है? इसका आंसर रहेगा पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम है वह अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है, बशर्ते वह अन्यथा मतदान किए जाने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया हो। जैसा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों से कौन चुनाव लड़ सकता है? इसका जवाब रहेगा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST एवं OBC वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। जो स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस पर उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जबकि सामान्य वर्ग के स्थान पर आरक्षित वर्ग सहित सभी चुनाव लड़ने के हकदार होंगे। प्रत्येक वर्ग में महिला के लिए आरक्षित पदों पर उन वर्गों की महिला अभ्यर्थी हो सकेगी। जैसा कि क्या ट्रेंडर वोट की गणना मतलब जो है मतदान में की जा सकती है? ट्रेंडर वोट की गणना क्या मतदान में की जा सकती है? तो ट्रेंडर वोट जो रहेंगे उसकी गणना मतदान में नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंच सरपंच पद के उम्मीदवार हेतु कितनी जमानत राशि निर्धारित है? तो यहाँ पर जैसा कि पंच हेतु कोई जमानत राशि नहीं होती है, किंतु सरपंच पद हेतु 500 रुपये निर्धारित हैं। जो आरक्षित वर्ग और महिला हेतु यह राशि 250 रुपये निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या पंच सरपंच का चुनाव सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाला कार्मिक भी लड़ सकता है? इसका जवाब रहेगा सरकार से किसी भी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या सरपंच पद का उम्मीदवार अपनी पत्नी या पति को इलेक्शन एजेंट मतलब निर्वाचन अधिकर्ता नियुक्त कर सकता है? इसका आंसर रहेगा सरपंच पद के उम्मीदवार को इलेक्शन एजेंट नियुक्त करने की जो प्राधिकार ही नहीं है। मतलब जो सरपंच पद है उसके उम्मीदवार के लिए मतलब जो निर्वाचन अधिकर्ता है उसकी नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि पोलिंग एजेंट मतलब मतदाता अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे होती है आपको बता दें। संबंधित पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर पोलिंग एजेंट है वो नियुक्ति किया जा सकता है।
तो यहाँ पर जैसा कि पोलिंग एजेंट मतलब जो मतदाता अभिकर्ता है वो नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणना एजेंट कैसे नियुक्त होते हैं। आंसर रहेगा गणना एजेंट हेतु जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर को संबंधित गणना एजेंट के प्रारूप में आवेदन किया जाता है। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, क्या पंच या सरपंच के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की प्रक्रिया है। इसका जवाब रहेगा नाम वापसी के अंतिम दिन नियत समय तक कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नाम वापसी का नोटिस 2 प्रतियों में स्वयं के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत कर अपनी अभ्यर्थता वापस ले सकता है। यदि उसने एक से अधिक नाम निर्देशित पत्र भरे हैं और वह एक नाम निर्देशित पत्र वापस लेना चाहता है तो सारे नाम निर्देशित पत्र वापस लिए गए माने जाएंगे। देखिए सभी नियम जो हैं आपके काम के हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इस तरह के नियमों का पता हो। नेक्स्ट नियम है, यदि कोई मतदाता अपने मत को सार्वजनिक कर मतदाता करता है तब क्या प्रक्रिया होती है, क्या वह मतदान निरस्त किया जा सकता है। आंसर रहेगा यदि कोई व्यक्ति मतदाता के समय अपना मत को सार्वजनिक करता है तो मतदान अधिकारी को उसका मत खारिज करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, मतदाता सूची में नाम कब जोड़े जा सकते हैं। आंसर रहेगा मतदाता सूची के नाम लोक सूचना जारी होने से पूर्व तक की जोड़े जा सकते हैं। साथ इस हेतु आवेदन आयोग के आदेश क्रमांक जब 7135 रानिया इसको आप देख लेना के अनुसार लोक सूचना जारी होने से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक है, मतलब 10 दिन पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरपंच पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के क्या प्रावधान है। जैसा कि अध्यक्षों और उपाध्यक्षों में अविश्वास का प्रस्ताव मतलब किसी पंचायत राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में विश्वास का अभाव अभिव्यक्त करने वाला कोई प्रस्ताव अगली उपधाराओं में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, प्रस्ताव करने के आशय का ऐसा लिखित नोटिस जो संबंधित पंचायती राज संस्था के प्रत्यक्ष या फिर निर्वाचित सदस्यों के 1/3 से अन्योन्य द्वारा हस्ताक्षरित हो, ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए। प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रति के सहित नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में किसी एक के द्वारा समक्ष प्राधिकारी को यानी व्यक्ति से प्रदत्त किया जाए। साथियों जैसा कि आपको बता दें, सक्षम प्राधिकारी तत्पश्चात मतलब नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रति के सहित यानी सरपंच या उप सरपंच के मामले में पंचायत को, प्रधान या उप प्रमुख के मामले में जिला परिषद को करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यकाल यानी कार्यालय पर उसके द्वारा नियत तारीख को जो उस तारीख से 30 दिन के पश्चात मतलब 30 दिन के पश्चात की नहीं होगी, जिसको उपधारा 1 के अधीन उसने नोटिस पारित किया गया था, बैठक बुलाएगा और सदस्यों को ऐसी बैठक का कम से कम 7 दिवस का नोटिस ऐसी रीति से देना होगा जो विहित की जाए। जैसा कि इसके बाद स्पष्टीकरण में देखें तो इस उपधारा में निर्दिष्टित यानी 30 दिन की काला अवधि की गणना करने में वह काला अवधि जिसके दौरान किसी बैठक को बुलाया जाना किसी न्यायालय द्वारा रोक दिया जाता है वह अपरिवर्तित कर दी जाती है। सक्षम प्राधिकारी ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा, परंतु यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसके द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी इस प्रकार अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है, उपधारा 3 के अधीन बुलाई गई कोई भी बैठक स्थगित नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, जैसे ही इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक प्रारंभ होती है जिस पर विचार करने के लिए वह बैठक बुलाई गई है और उससे विचार
विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा। नेक्स्ट है, इस धारा अधीन प्रस्ताव पर कोई भी विचार विमर्श स्थगित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा विचार विमर्श बैठक के प्रारंभ होने के लिए नियत समय से 2 घंटे की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि वह इससे पहले समाप्त नहीं हुआ हो तो विचार विमर्श के समाप्त हो जाने पर या 2 घंटे की उक्त काला अवधि की समाप्ति पर इनमें से जो भी पहले हो वो प्रस्ताव मतदाता के लिए रखा जाएगा। अध्यक्षता करने वाला अधिकारी प्रस्ताव के गुणागुण पर नहीं बोलेगा और वह उस पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा। 10वें नंबर पे दे रखा है कि बैठक की कार्यवृत्ति की एक प्रति प्रस्ताव की प्रति के सहित और उस पर मतदान का परिणाम बैठक की समाप्ति पर और अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट में दे रखा है, किसी पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में संबंधित पंचायत और ऐसी पंचायत पर अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को किसी पंचायत समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में संबंधित पंचायत समिति और ऐसी पंचायत पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद को किसी जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में तुरंत अग्रेसित किया जाएगा। संबंधित परिषद और राज्य सरकार को, जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे विषय नियम दे रखे हैं, लेकिन आप सभी को बता दें, जैसा कि यहाँ से नियम और दे रखे हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है। आंसर रहेगा पंचायत समिति सदस्य के लिए वह व्यक्ति जिसका उस पंचायत क्षेत्र के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम है, किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य है तो उसका जिले में किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम है तो वह किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। ये जो पॉइंट है इसकी अगर हम बात करें तो चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि चाहिए तो इसके बारे में हमने पहले बात कर ली। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर जितने भी नियम हैं उनको आप पढ़ लेना। जो ये PDF है, ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा तो उसमें ये डल जाएगी, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। टेलीग्राम आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर लगा के OTP लगा के उसको चालू कर लेना है और उसके बाद वीडियो में आके डिस्क्रिप्शन को खोल के उसके लिंक पर क्लिक करना है टेलीग्राम के और डायरेक्ट वो आपको आपके टेलीग्राम में पहुंचा देगा। वहां से ज्वाइन हो जाना है और इस PDF को ढूंढ लेना है और यहाँ पर इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो साथियों, आपको कोई भी प्रश्न करना है, कोई भी सवाल करना है या फिर कोई सी भी योजनाओं से संबंधित अपडेट देखनी है तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आने वाली प्रदेश की तमाम योजनाओं की तमाम न्यू अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।